भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के तहत संधारित्रों के संयोजन पर चर्चा करेंगे। प्यारे छात्रों, आइए एक बार हम फिर से देखते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम संधारित्रों के संयोजन पर विचार विमर्श करेंगे। हम ये देखेंगे कि संधारित्रों को कितने प्रकार से, कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप संधारित्र की परिभाषा से भली भांति वाकिफ हैं, एक बार हम फिर से दोहराते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा बिना उसके आकार में हम परिवर्तन किए उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां ऐसी हैं जिनमें संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है और कभी कभार संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है। प्यारे छात्रों, दो विशेष रीतियां ऐसी हैं जिनमें हम संधारित्रों को जोड़ सकते हैं, उनका संयोजन कर सकते हैं। ये रीतियां हैं, ये तरीके हैं, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पहले तरीके, पहली रीति, पहले मेथड पर विचार विमर्श करेंगे। वो मेथड है श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। प्यारे छात्रों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि श्रेणी क्रम वास्तव में क्या होता है। तो प्यारे छात्रों, श्रेणी क्रम में हम विभिन्न संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ध्यान से सुनिएगा, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और इसी प्रकार से आगे भी जोड़ा जाता है। मान लीजिए हम 3 संधारित्रों पर विचार कर रहे हैं, तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाएगा और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाएगा और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को भू संपर्कित कर दिया जाएगा। प्यारे छात्रों, क्या ये आपको समझ में आया? इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम चित्र बनाते हैं। हम 3 संधारित्र लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। संधारित्र को प्रतीक रूप में हम 2 समांतर रेखाओं से बनाते हैं। मान लीजिए ये पहला संधारित्र है और इसकी धारिता कितनी है? C1 है। अब जो मैंने अभी आपको बताया उसको हम फिर से देखते हैं। ये देखिए, मैं यहां पर ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं, ये तार है और इस तार के माध्यम से इसको आवेशित किया जा रहा है और पहली प्लेट पर हम आवेश मानते हैं +Q। इसको आवेशित किया और आवेश पहली प्लेट, पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर समान रूप से वितरित हो गया। अब प्यारे छात्रों, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने समझा था प्रेरण की घटना को, तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। पहले संधारित्र की पहली प्लेट +Q आवेश दिया गया और प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर उतना ही ऋणात्मक आवेश पैदा हो जाएगा। ठीक है ना? यह भली भांति परिचित है और इस घटना को हम प्रेरण कहते हैं। अब क्या होगा? दूसरी प्लेट का जो बाहरी तल है, दूसरी प्लेट का जो बाहरी तल है उस पर भी एक आवेश आएगा
और इस आवेश के जैसा ही होगा, वो आवेश क्या होगा, वो कहां जाएगा, वो जाएगा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर, ये देखिए दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर। ध्यान से देखिएगा, ये पहला संधारित्र, इसकी धारिता कितनी, C1, और ये जो है दूसरा संधारित्र। अब ध्यान से देखिएगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि श्रेणी क्रम में जितने भी हम संधारित्र लेंगे, अभी एक संधारित्र हम यहां पर और लेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला संधारित्र, दूसरी प्लेट, दूसरा संधारित्र, पहली प्लेट, ये जुड़ गए आपस में। देखिए ये कनेक्शन देखिएगा, ये देखिए पहला संधारित्र, दूसरी प्लेट और दूसरा संधारित्र, पहली प्लेट। इसी प्रकार से अभी हम एक संधारित्र और लेंगे। हम यहां ये मानते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ध्यान से सुनिएगा, पहला संधारित्र, दूसरी प्लेट, अंदर के तल पर -Q आवेश, अब बाहर के तल पर भी +Q आवेश पैदा होता है। वो कहां गया, वो जो है इस तार के माध्यम से यहां चला गया। आपने केवल एक बार आवेशित किया है, आपने केवल पहले संधारित्र को आवेशित किया है इस तार के माध्यम से। बिंदु ए यहां पर देखिएगा, यहां से आवेश गया, पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर वितरित हो गया। प्रेरण के द्वारा आपका काम है, आपने केवल एक बार इसको आवेशित किया है, बाकी घटना प्रेरण के द्वारा होगी। आपको अन्य संधारित्रों को आवेशित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेरण की घटना होगी, पहला संधारित्र, दूसरी प्लेट, आंतरिक तल पर -Q, पहला संधारित्र, दूसरी प्लेट, बाहरी तल पर +Q, और ये +Q कहां चला गया, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ गया। इसी प्रकार से यहां भी प्रेरण की घटना होगी, दूसरा संधारित्र, दूसरी प्लेट, आंतरिक तल पर -Q, और बाहरी तल पर जो +Q पैदा होगा, वो फिर से हमने क्या करा, एक संधारित्र यहां और जोड़ दिया, जिसकी धारिता हमने C3 मानी, और जितना भी ये +Q आवेश जो दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के बाहरी तल पर पैदा होगा, वो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा, और प्रेरण की घटना द्वारा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर -Q आवेश, और हम चाह रहे हैं कि अब यहां पर कोई संधारित्र न जोड़ें, और हम ये भी चाह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि विभव का मान हमें कम करना है धारिता को बढ़ाने के लिए, तो तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने अर्थिंग कर दी, इसको भू संपर्कित कर दिया, ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन आए और यहां इसको उदासीन कर दें। ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3 संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। अब जो मैंने पहले बात बताई थी उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है ये देखिए, श्रेणी क्रम एक ऐसा क्रम जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को भू संपर्कित कर दिया जाता है। ये कर दी हमने अर्थिंग। अर्थिंग प्यारे छात्रों क्यों करते हैं? अर्थिंग का फायदा यह होता है कि दूसरी प्लेट के बाहरी तल पर जितना भी आवेश है वो अर्थिंग के दौरान पृथ्वी से आए हुए इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उदासीन हो जाए, ताकि विभव का मान कम हो जाए और धारिता का मान बढ़ जाए। यह अर्थिंग का फायदा होता है। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, संधारित्र को जोड़ना है, 3 संधारित्र हैं, उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहते हैं। श्रेणी क्रम की विशेषता होती है, पहला संधारित्र, दूसरी प्लेट, दूसरा संधारित्र, पहली प्लेट, दूसरा संधारित्र, दूसरी प्लेट, तीसरा संधारित्र, पहली प्लेट, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अर्थिंग कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर दिया जाता है। ये श्रेणी क्रम का चित्र है, जिसको आप भली भांति मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब प्यारे छात्रों मानते हैं कि पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर है V2,
और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर है V3। ध्यान से समझिएगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम संधारित्रों के संयोजन पर विचार विमर्श कर रहे हैं श्रेणी क्रम में। इन सीरीज हम बात कर रहे हैं और इससे अगले वीडियो में हम दूसरे क्रम पर विचार विमर्श करेंगे, जो कि होगा समांतर क्रम। अब प्यारे छात्रों, हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं, इस बिंदु को हम B मान लेते हैं और कुल जो है विभव वो हम यहां से लेके यहां तक, कहने का अर्थ है कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट से लेकर तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तक हम जो है वो V मान लेते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये श्रेणी क्रम की विशेषता है। अब देखिए खास बात क्या है, श्रेणी क्रम की विशेषता क्या है, हम श्रेणी क्रम का यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं, क्या हमें चाहिए कि हम श्रेणी क्रम का उपयोग यहां पर करें, उसका प्रयोग करें। प्यारे छात्रों ध्यान से देखिएगा, श्रेणी क्रम में प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, केवल चिन्ह में अंतर है, परिमाण तो समान है ना। तो प्यारे छात्रों हमेशा ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम की पहली विशेषता यह होती है कि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। तो पहली इसकी जो विशेषता है, आवेश समान रहता है, आवेश समान रहता है, आवेश में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक बार हम आवेशित करेंगे, वो आवेश प्रेरण की घटना द्वारा आगे भी चलता रहेगा, आगे भी हस्तांतरित होता रहेगा। दूसरा देखिए, श्रेणी क्रम की दूसरी विशेषता क्या है, विभवांतर अलग अलग होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है ना, समांतर पट्ट संधारित्र या जो नॉर्मल संधारित्र हम यहां पर प्रयोग में ला रहे हैं, उनकी प्लेटों के बीच में विभवांतर अलग अलग होता है। ये दो विशेषताएं हैं, इनको आप याद कर लीजिए, इनको बिल्कुल दिमाग में एक खाका बना लीजिए कि जब कभी भी हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं या भविष्य में करेंगे, तो श्रेणी क्रम में क्या चीज समान होती है और क्या चीज जो है वो अलग होती है। तो प्यारे छात्रों, आवेश समान रहता है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। विभवांतर अलग अलग होता है किस क्रम में, श्रेणी क्रम। तो उस स्थिति पर विचार कीजिए जब न तो C1 है, न C2 है, न C3 है और इनके स्थान पर हम इन्हीं के तुल्य एक दूसरे संधारित्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, ऐसे संधारित्र का नाम होगा तुल्य संधारित्र, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और हम तीनों के स्थान पर तीनों को जोड़ते हुए हम एक तुल्य संधारित्र की धारिता हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे, आइए हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां देखिएगा, पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V2 और तीसरे तथा अंतिम संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर V3 है। तो प्यारे छात्रों, कुल विभवांतर कितना हो गया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इतना आपको स्पष्ट होगा। हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं। देखिए V बराबर, यहां ध्यान से देखिएगा, धारिता की मूल परिभाषा Q बराबर CV, Q बराबर CV से प्यारे छात्रों अगर हम V का मान निकालना चाहें तो यह हो जाता है Q अपॉन C। V का मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो यह हो जाता है Q अपॉन C। इस सूत्र को ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइए V1 का मान कितना आएगा। तो V1 का मान प्यारे छात्रों Q1 नहीं होगा। आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, जब मैंने प्रश्न किया कि V1 का मान क्या होगा तो आपके दिमाग में यह आया होगा कि सर बहुत आसान है, Q1 अपॉन C1 और V2 Q2 अपॉन C2 और V3 Q3 अपॉन C3। तो प्यारे छात्रों यहां ध्यान से देखिएगा, यहां Q1 नहीं है, Q2 नहीं है, Q3 नहीं है। हालांकि C1 C2 C3 तो हैं, लेकिन Q1 की जगह क्या है, Q है, Q2 की जगह क्या है, Q है और Q3 की जगह भी Q है, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है।
तो प्यारे छात्रों, आपको V1 की जगह इस सूत्र का प्रयोग करना है, लेकिन Q1 नहीं लेना है, क्योंकि आवेश क्या है, समान है। और कितना है, Q। यहां भी Q, यहां भी Q। तो हम इसी गुण का यहां पर फायदा उठाते हैं और लिखते हैं Q/C1। ठीक है ना, यहां पर Q/C2, यहां पर Q/C3। ठीक है ना, ये देखिए Q यहां भी लिखा, यहां भी C1 हो गया, आवेश बराबर है, यहां भी Q/C2, यहां भी Q/C3, क्योंकि धारिताएं अलग अलग हैं और आवेश समान है। ठीक है ना, अब देखिए कॉमन आ गया, Q कॉमन है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 करते हैं और Q को यहां ले आते हैं। तो जो बताता है का निशान लगाएंगे, V/Q लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है ना, आप देखिए प्यारे छात्रों, ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिएगा, Q बराबर CV, ये मूल अभिधारणा वैद्युत धारिता की। यहां से आप V/Q निकालेंगे। ये देखिए Q/ अगर V निकालते हैं तो आता है C, और अगर इसके नीचे 1 करके इसको जो है ऊपर नीचे हम कर देते हैं, यानी अंश को हर में, हर को अंश में, तो ये आ जाता है 1/C। V/Q का मान होगा 1/C। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, ध्यान से देखिएगा प्यारे छात्रों। V/Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहां हम वैद्युत धारिता की मूल अभिधारणा लेके चले, हमें मालूम है सूत्र Q बराबर CV, तो Q/V बराबर C/1। ये देखिएगा, हम Q के नीचे V लिया है, यहां पर क्या बचा, C बचा, तो C के नीचे 1 कर लिया और अंश को हर में, हर को अंश में लिखा, तो 1/C आ गया। V/Q की जगह हम 1/C लिख सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, अंत में जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ तुल्य धारिता के रूप में, वो इस प्रकार से प्राप्त हुआ श्रेणी क्रम में, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। प्यारे छात्रों, यही श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र होता है। प्यारे छात्रों, यदि केवल 3 ही संधारित्र लगे हैं और इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट जो है C का मान निकालना चाहते हैं, तो प्यारे छात्रों इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या मान आएगा, आप देख सकते हैं क्या मान आएगा, C1 C2 C3 बट्टे C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ये तुल्य धारिता का उस समय का सूत्र है जब आप 3 संधारित्र का प्रयोग कर रहे हैं, आपको 3 संधारित्र दिए हैं, तो डायरेक्ट आप तुल्य धारिता निकाल सकते हैं, तीनों का गुणनफल और उसके बाद पहला दूसरा प्लस दूसरा तीसरा प्लस तीसरा पहला। लेकिन यदि आपको केवल 2 ही संधारित्र दिए हैं, तब आप क्या करेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। 2 संधारित्र दिए होने पर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है ना, उसके बाद 1/C इसको सॉल्व करेंगे, C1 C2 लॉस आ गया, यहां आ गया C1 C2 प्लस C1। उसके बाद अंश को हर में, हर को अंश में लिखेंगे। ये देखिए कितना आसान है। अगर आपको केवल 2 ही संधारित्र दिए हैं, तब सीधे सीधे सूत्र है C बराबर उन दोनों की धारिताओं का गुणनफल बट्टे उन दोनों की धारिताओं की, उन दोनों की मतलब उन दोनों संधारित्रों की धारिताओं का योग, C1 C2 बट्टे C1 प्लस C2। ये डायरेक्ट सूत्र है, आपको 1/C करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं ये सूत्र ना याद रखें, तो आपको सीधे सीधे निकालना पड़ेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 3 संधारित्र दिए होने पर उनकी धारिता निकालने का ये सीधा सूत्र है, पहले की धारिता गुणा दूसरे की धारिता गुणा तीसरे की धारिता बट्टे पहला दूसरा प्लस दूसरा तीसरा प्लस तीसरा पहला। और यदि आपको केवल 2 ही संधारित्र दिए हैं
तो दोनों का गुणनफल बट्टे दोनों का योग, उन दोनों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्यारे छात्रों, प्रश्न ये उठता है कि हम श्रेणी क्रम का कहां उपयोग करेंगे, इसका यूज क्या है, कैसे पता लगेगा कि हमें श्रेणी क्रम का ही प्रयोग करना है। तो प्यारे छात्रों, हमेशा ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम संयोग या इस प्रकार का संयोजन हम तब काम में लाते हैं जब किसी ऊंचे वोल्टेज को, जब किसी ऊंचे विभव को अनेक संधारित्रों में हमें विभाजित करना होता है। ध्यान दीजिएगा, जब एक बड़े वोल्टेज को, जिसको कि एक अकेला संधारित्र नहीं ले सकता है, हमें अलग अलग भागों में विभाजित करना है, तब हम श्रेणी क्रम का उपयोग करते हैं। और प्यारे छात्रों, इस संयोग में जिस संधारित्र की धारिता सबसे कम होगी, फिर से सुनिएगा, श्रेणी क्रम में जिस संधारित्र की धारिता सबसे कम होगी, उसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर या वोल्टेज सबसे अधिक होगा। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हमने संधारित्रों के संयोजन पर विचार विमर्श किया और संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन पर चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस कक्षा से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इससे आगे की कक्षा में, इससे आगे के वीडियो में हम संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।